नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा, डायरेक्ट विद दिनेश में। इस बार मेरे साथ है पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष विजय सांपला। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया में। थैंक यू जी। आपके माध्यम से सभी श्रोताओं का मेरी तरफ से भी नमस्कार जी। विजय जी, चुनाव अभी होने बाकी है, आपने उम्मीदवारों की घोषणा अभी तक की नहीं है, लेकिन विजय जी ने जो है विजय रथ पहले ही निकाल दिया। तो ये क्या कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? दिनेश जी, आपको शायद याद होगा, हम 6 महीने पहले भी मिले थे, तब भी मैंने कहा था जी कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ जी कि सरकार तीसरी बार हमारी बनेगी और हम हैट्रिक बनाएंगे जी। और शायद उस वक्त मैंने ये भी कहा था कि मेरी आज बात को शायद आप सहमत ना हो जी, मगर भविष्य में आपको ये करके दिखाएंगे। जी जी। इस कॉन्फिडेंस का राज क्या है? हालात ऐसे लग रहे राज क्या है इस कॉन्फिडेंस का? शायद हमारा इस कॉन्फिडेंस का राज यही है कि मेरी ज़िंदगी में मैंने अपनी बुलंद हौसलों से अगर कभी जंग मैदान में उतरना है तो कमज़ोर हौसलों के साथ कोई भी जंग नहीं लड़ी जा सकती, और बुलंद हौसलों के साथ चलते हैं तो लोगों में, आपके कार्यकर्ताओं में भी विश्वास बढ़ता है। और उसी कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं मैं कि जिस तरह से मैं जोश कार्यकर्ताओं का बीच में देख रहा हूं, और उसी कॉन्फिडेंस को देखते हुए मैं कह रहा था कि सरकार हमारी बनेगी। और जिस तरह की दूसरी विपक्ष की नालायकियों को मैं देख रहा था, तो उसी के आधार पे मैं कह सकता था कि बहुत ज़्यादा देर चलने वाला ये मटेरियल नहीं है। जी जी। आम जनता भी पार्टी के साथ कहीं नजर आ रही है आपको? देखिए, आम जनता ही ये हमें बता रही है, लोगों का विश्वास ही जो हमें हौसला दे रहा है। क्योंकि जब से मैंने ये विजय रथ भी निकाला, विजय संकल्प यात्रा निकाली है, तब से सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, लोगों की जो विश्वास, जो उनका अंदर का कॉन्फिडेंस है, जो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है। और ये पब्लिक में एक बहुत बड़ा विश्वास है, क्योंकि बाकियों में कहीं भी, किसी भी दूसरी पार्टी में लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं है। चाहे हम कांग्रेस की बात करें और चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, दोनों के पास किसी तरह से भी लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। चाहे अगर कांग्रेस की बात करें, आज जिस तरह हम अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव के लिए अपने सड़कों पे आए हैं, लोगों के बीच में अपना विश्वास जताने के लिए लोगों के बीच में खड़े हैं, वहीं कांग्रेस की लीडरशिप हमें कहीं नजर नहीं आ रही। और वो अपनी वही विलासिता की जो उनकी एक छवि है, उसी छवि के बीच में अपने आप को उन्होंने मस्त रखा हुआ है। और 1.5 महीने से अगर उनका दावेदार हो जो सीएम का, वो आज ही जनता की चिंता किए बगैर आज विलासिता की जिंदगी में दिल्ली में गुजार रहा हो, और तब हम कह सकते हैं कि उनके पास उनका आज ही विश्वास नहीं है, तो कल वो लोगों के किस तरह से लोगों को बीच में जाएंगे जब आज उनकी अपनी जरूरत होगी। तो इसका सभी लोग आप कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर रहे हैं कि वो दिल्ली में है, दिल्ली में मौजूद है, लेकिन दिल्ली में बैठ के हो रही है उन्होंने अपनी सूची निकाल दी है उम्मीदवारों की। बीजेपी की अभी कोई सूची भी नहीं आई है। देखिए, हमारे यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था कि ये हमारे एक सिस्टम है, और हमारे चुनाव जो है पार्टी के सिंबल के ऊपर लड़े जाते हैं, और पार्टी के बीच में विश्वास होता है, पार्टी की विचारधारा के ऊपर विश्वास होता है, पार्टी की लीडरशिप के ऊपर विश्वास होता है। अब उनके पास कौन सी विचारधारा, टिकटें उनकी अनाउंस हो गई हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ थी कि जो आज उनको पंजाब में आने नहीं दे रही। और वो सब जानते हैं कि वही उनकी जो अपने विदेशी उनके मित्र हैं, 1.5 महीने से वो दिल्ली में डेरा डाले बैठे हैं, और कैप्टन जी उनके साथ मस्त हैं, और उनको आज पंजाब की चिंता नहीं है, आज अपने कार्यकर्ताओं की चिंता नहीं है। कुछ सीटें और हैं जिसकी घोषणा होनी है, लेकिन बीजेपी कब अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी? सांपला जी, कब तक आपकी सूची आ जाएगी? देखिए, हमने जो एक सिस्टम से चलता है, क्योंकि जी हमने अपना जो पैनल जो पंजाब की कमेटी ने बैठ के तय करना होता है, वो तय करके हमने तय कर लिया, और केंद्र जब भी हमें बुलाएगा
और तब हम ये अपनी, क्योंकि उन्होंने बाकी जगह की भी सारी लिस्ट, जब तक वो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा उसके बीच में हमें बुलाएंगे, तब वो पैनल जो है हम उनको दे देंगे और उसके बाद कभी भी घोषणा कर सकते हैं जी। हमारी तरफ से पूरी तरह तैयार है जी। सांपला जी, बीजेपी जो है 23 सीटों पे पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ रही है, लेकिन 23 सीटों पे भी ऐसा लग रहा है कि गठजोड़ में जो है कहीं ना कहीं कई सीटों पर जो है टकरार है। जैसे बटाला की बात करें, सुजानपुर की बात करें, होशियारपुर की बात करें, फिरोजपुर की बात करें, क्यों है ये टकराव? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है जी। कहीं भी अगर आप बीजेपी अकाली दल में ऐसा कुछ नहीं है जी। मगर अगर आप कहेंगे विद इन द पार्टी कहेंगे तो हम ये कह सकते हैं, मैंने जब जितनी बार भी आपके साथ मुलाकात हुई तो मैंने यही कहा है कि हमारे बीच में जो मतभेद हो सकते हैं, मतभेद पति पत्नी भाई भाई में भी हो सकते हैं, मगर मनभेद नहीं है, ऐसा हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं। और आज किसी की इच्छा शक्ति है कि कहीं वो चुनाव लड़ने की इच्छा शक्ति बहुत सारे लोगों की हो सकती है, मगर आपने देखा होगा कि कभी भी जब भी चुनाव की घोषणा हो जाती, कैंडिडेट की घोषणा हो जाती है और सभी के सब वो पार्टी का सिंबल और पार्टी की विचारधारा से काम करते हैं और कमल हर के हाथ में होता है। कोई भी व्यक्ति पार्टी की विचारधारा से अलग नहीं होता। जी जी। तो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल एकदम सहमति है दोनों में, शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ की बात अगर की जाए तो एकदम साथ है और एकदम साथ जो है मिलकर जो है चुनाव लड़ेंगे, जो भी मतभेद हैं उनको दूर कर लिया जाएगा। बिल्कुल एक साथ हैं, सिर्फ साथ ही नहीं, मजबूती के एक साथ, एक दूसरे के साथ हैं जी। ये कहा जाए जो सर्वे हाल ही में जो सर्वे आए, पहले एक सर्वे आया जिसमें कांग्रेस की सरकार बन रही है, एक फिर हाल ही में एक और सर्वे आया जिसमें शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ की सरकार बन रही है। आपको क्या लगता है कितनी सीटें जो हैं बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को आगामी विधानसभा चुनाव में मिलेगी? देखिए, मैं सर्वे के ऊपर ज़्यादा बहुत डिपेंड नहीं करता, मगर लोगों के बीच में जिस तरह से हम जा रहे हैं और लोगों का मन की बात जहाँ तक आ रही है, मैं ये कह सकता हूँ कि फिर कह सकता हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आने वाली सरकार पूर्ण बहुमत के साथ हमारी आएगी। और कितनी सीटें आएंगी ये तो नहीं, मगर ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे मार्जिन से जीतकर हम तीसरी बार लगातार सरकार बनाएंगे। अगर गठजोड़ सरकार दोबारा वापसी होती है, तीसरी बार वापसी होती है, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? प्रकाश सिंह बादल होंगे या सुखबीर सिंह बादल होंगे? कौन मुख्यमंत्री होगा? देखिए, ये तो सुखबीर सिंह बादल जी ने ही खुद कहा है कि अगर तीसरी बार जब मुख्यमंत्री होंगे वो सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ही होंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व, उनके कुशल नेतृत्व में अगर हम कहें कि पंजाब ने बहुत बुलंदियों के ऊपर विकास किया है। जी। सांपला जी, मुकाबला किससे? आपको क्या लगता है कि मुकाबला किससे है गठजोड़ का? कौन आपके सामने मजबूत विपक्ष जो है, एक तरह से कहा जाए, किसके साथ आप गठजोड़ का सीधा मुकाबला है? देखिए, किसके साथ सीधा मुकाबला है, और ये तो हम कह सकते हैं कि आज अगर विचारधाराओं और विकास के कारकों में देखें तो हमारे सामने कोई भी मुकाबले में नहीं है जी। मगर आपका सवाल जो होगा मेरे हिसाब से दूसरा और तीसरे नंबर की बात करेंगे आप। आम आदमी पार्टी की ना तो कोई विचारधारा है, ना ही उनका कुछ स्टैंड है, और इसलिए लोग उनको कहीं भी आने वाले समय में आप देखेंगे कि लोग उनके साथ नहीं रहेंगे और वो कहीं नज़र नहीं आएगी जी। मगर अगर आप दूसरे तीसरे नंबर की बात करें और अंतर के साथ, मैं कहूँगा काफ़ी बड़े अंतर के साथ, हम जो है वो 80 और 20 के अंतर के साथ ही अगर कहेंगे तो कांग्रेस शायद दूसरे नंबर पे आए। तो आप कह रहे हैं कि मुकाबला जो है कांग्रेस से है, लेकिन कांग्रेस दूर है गठजोड़ से मुकाबले में? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुकाबला कांग्रेस से ही है क्योंकि वो पुरानी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, जिसमें कोई शक नहीं है। मगर उनके लीडर जो हैं वो दिल्ली में बैठ के अपने वो पुराने मित्रों के साथ, वो भी जो हिंदुस्तान से नहीं पाकिस्तान से आते हैं, उनके साथ मस्त हैं। और आज की डेट में जब उनकी लीडरशिप ये मस्त होगी तो अंतर तो मैंने 80-20 का कहा है
इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जी, आपको लगता है आम आदमी पार्टी पंजाब में कहीं रेस में नहीं है? आप यही कह रहे हैं कि मुकाबला कांग्रेस से है, आम आदमी पार्टी कहीं रेस में नहीं है? मैं ये कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी नाम की कोई पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं है, ना ही उनकी कोई विचारधारा है। वो तो एक नौटंकी है और नौटंकी में वो रोजाना नया सीन बदलते हैं और लोग अब ऊब चुके हैं उनकी बात से। चाहे वो दिल्ली के काम को देखते हैं, जहां उन्हें जितने भी मैनिफेस्टो में जो कहा, एक भी लाइन उसके ऊपर काम नहीं किया और सवाए अपनी वो नाकामियां छुपाने के लिए प्रधानमंत्री जी को उल्टा सीधा बोल के सेंसलेस की जो उत्पत्ति की वो सेंसलेस बातें करके लोगों का ध्यान दूसरी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, मगर उनकी भी कुछ भी अचीवमेंट कहीं देखेंगे तो जीरो से भी अगर कहेंगे -0 कहें तो वो है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि पंजाब के लोग जो हैं पूरी दुनिया में बैठे हैं और पूरी दुनिया में सिर्फ काम करने के लिए नहीं, हर देश जिस देश में गए हैं वहाँ की राजनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उनकी राजनीति में काम करते हुए उनके देश की रक्षा करने के लिए, उनकी देश की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। और चाहे देखें तो हम विदेशों में हमारे रक्षा मंत्री भी कनाडा के, वो पंजाब के हैं। मेरे तो ये भी गर्व है कि वो मेरे होशियारपुर से हैं। मगर पंजाबी अगर जाकर किसी विदेश में जाकर दूसरे देशों में जाके अपना सियासत में अपना ये मुकाम स्थापित कर सकता है और दूसरे देश की रक्षा कर सकता है, तो पंजाब के लोग अपने प्रदेश की रक्षा करना जानते हैं। अगर और इसमें पंजाबियों की रक्षा के मामले में पंजाबियों को विरासत में महारत मिली हुई है, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे मुंह लगाने के लिए कहीं नहीं छोड़ेंगे। और जहाँ तक आप देखें कि उनके ही पार्टी के लोग, कोई उनके ऊपर करप्शन के चार्ज लगा रहा है, कितने करोड़ रुपए की टिकट बेची है, चाहे उनके देखें करैक्टर की बात हो, सभी जगह से करैक्टर, उनके करैक्टर की कंप्लेंट्स हम नहीं कर रहे, उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं। और अगर नशे की यहाँ पे बात कर रहा है कि पंजाब में नशा खत्म कर दें, उन्हीं की पार्टी के लोगों ने कहा जितने दिल्ली से भेजे हैं सारे के सारे नशेड़ी हैं। और आज अगर कहें कि सबसे दुनिया का सबसे भ्रष्ट और ये कैसे सेंसलेस व्यक्ति है तो वो उनका केजरीवाल है। तो उसके कारण ही लोगों का विश्वास उस पार्टी में अब नहीं रहेगा। पंजाब के लोग अगर दूसरों की रक्षा कर सकते हैं तो अपनी रक्षा करना वो खुद बहुत बेहतर से जानते हैं। जी, तो आप कह रहे हैं कि पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब की जो जनता है, उनको वो रिजेक्ट कर चुके हैं एक तरह से, आप ये कह रहे हैं। क्या कारण रहे आपको लगता है कि जो पंजाब की जनता के बीच, पंजाब की ये कहा जाए कि जो उन्होंने अपनी पैंट बनाई थी, एक तरह से ये कहा जाए, उस क्यों पंजाब की जनता की नज़रों से वो गिर गए? क्योंकि उनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जी, यहाँ उन्होंने कहा था कि मैं सीएम बनूंगा तो कोई सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं कोई कोठी नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, सब कुछ लिया। आज कोई विभाग ना होते हुए भी 300 लोगों से भी बड़ा एक जो है स्टाफ उनके पास रखा है। जी, और उन्होंने कहा था कि हम स्कूल बनाएंगे, 200 स्कूल बनाएंगे। अभी तक किसी भी स्कूल को फाइल के ऊपर भी नहीं लाया गया कि यहाँ पर लगाएं। और अगर फाइल पे शुरू हो तो उसको भी, प्रतिक्रिया को भी, यहाँ पे इनके हिसाब से तो 5-5, 10-10 साल लग सकते हैं, मगर फिर भी आराम से भी लें तो कम से कम 6 महीने लग जाते हैं वो सारी प्रतिक्रिया पूर्व। और 1.5 साल उनका बीत जाने के बाद अभी तक उन्होंने फाइल पे काम नहीं शुरू किया। और ऐसा ही उन्होंने कॉलेज कहा था कि हम कॉलेज बनाएंगे, और एक भी कॉलेज के लिए उन्होंने काम शुरू नहीं, फाइल वर्क भी नहीं शुरू हुआ। उन्होंने कहा था कि ये गरीब के झोपड़पट्टी में जहां लोग बैठे हैं, जहां बैठे वहीं उनको बड़ा घर बना के देंगे, अभी तक इसका भी काम शुरू नहीं हुआ। वाईफाई और ये सीसीटीवी कैमरे के लोग जो मजाक आज दिल्ली के लोग यहाँ पे आके बयान कर रहे हैं, मनोज तिवारी जी कहें कि यहाँ पर अगर आके वो नशे की बात करते हैं कि नशा खत्म कर देंगे, उनके वो तो सारे खुद सारे नशे में लगे हुए हैं, जो भी उनकी लीडरशिप है, और यहाँ पे आके नशे का ख़त्म करने की बात करते हैं। और दिल्ली में 450-500 ठेके और खोल दिए। यहाँ पर आके जैसे बात करते हैं हम 4 महीने में खत्म, और दिल्ली में कहते हैं कि महिलाओं को भी
असुविधा ना हो ये दारू लेने के लिए, इसके लिए महिलाओं के लिए अलग से खोल दो। और ये कैसे ख़त्म करेंगे? हाँ, यहाँ पर इनकी लीडरशिप को देख के अगर केजरीवाल की वो पार्टियाँ शार्टियाँ देखें तो उसमें ये कह सकते हैं कि ये शराब को पी पी के ख़त्म कर देंगे, ऐसी पंजाब के लोगों की धारणा बन गई। इसीलिए उन्होंने ठेके बढ़ा दिए हैं। जी जी। तो कहीं भी अगर कहें तो उन्होंने विश्वास जीतने के लिए 1% भी कहीं काम नहीं किया। तो जब उन्होंने काम ही नहीं किया, लोगों का विश्वास ही नहीं जीत पाए, तो लोग उनको नकारेंगे तो सही ना। और भ्रष्टाचार की तरफ देखें तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई है तो वो केजरीवाल है। जी जी। आप जो आरोप लगा रहे हैं, कोई तथ्य है, कोई करप्शन के चार्जेस हैं उनके खिलाफ? यहाँ पे आकर देखें तो एक एक व्यक्ति हर सीट पे विधानसभा पे कह रहा है, जो कह रहा है कि मुझसे इन्होंने 2 करोड़ रुपए लिए, कोई कह रहा है मेरे 50 लाख ले लिए। ये सब बैठे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। कल भी मुझे पता लगा कि कल चंडीगढ़ में इनके जो पुराने कार्यकर्ता रहे, कर्मठ कार्यकर्ता और मेन कार्यकर्ता, कुछ विदेशों से जहां से फंड लेके आके करप्शन किया, करप्शन वो सब सामने है ना। वो सब केजरीवाल सीधे उसमें दोषी हैं। जी, लेकिन वो कहते हैं कि इसकी जांच क्यों नहीं कराते? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, केंद्र में आपके एनडीए की सरकार है, क्यों सीबीआई इसकी जांच नहीं करती? कल जो उनके विदेशों में बैठे सभी मित्र थे, उन्होंने भी आके कहा कि ये हमें हिसाब क्यों नहीं देते। जी, उन्होंने केजरीवाल को कहा कि जो हमसे पैसे लिए, जो हमसे भ्रष्टाचार किया टिकटों लेने के लिए, उसका हिसाब क्यों नहीं देते। तो ये लोगों को जवाब देना। हम तो लोगों के दरबार में गए, हम कोर्ट के दरबार में नहीं। लोग जिन्होंने पैसे दिए हैं, जिनके साथ केजरीवाल ने ठगी मारी है, वो सामने प्रेस में आए, तो केजरीवाल बोलते क्यों नहीं, उनको जवाब क्यों नहीं देते? जी, तो इसका मतलब वो दोषियां इसलिए नहीं बोल रहे। जी, लेकिन सांपला जी, आपको नहीं लगती कि इसकी जांच होनी चाहिए? केंद्रीय एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इसकी जांच करनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके? चुनाव जो होते हैं वो लोगों के बीच में विश्वास जीतने के। आप विश्वास की बात कर रहे हैं जी। सच्चाई मैं यही कह रहा हूं ना कि लोगों के बीच में जिन्होंने पैसे दिए हैं वो खुद कह रहे हैं कि मैंने दिए हैं, मैंने इतने दिए। कोई कह रहा है मैंने करोड़ रुपए दिया, कोई कह रहा है मैंने 50 लाख रुपए दिए, 2 करोड़ रुपए। तो उनके सीधे जवाब क्यों नहीं देते फिर केजरीवाल? जी, ये मैं तो नहीं दोषी, मैं तो नहीं इल्जाम लगा रहा, उसी के पार्टी के उसी के साथी ये ब्लेम लगा रहे हैं, जिनको इन्होंने पदवियां दी हुई थी। कोई एनआरआई सेल का कल बता रहे थे वो प्रेस का, वो हमारे साथ बात करके नहीं जा रहे, वो हमें पता भी नहीं है, मगर वो जो इन्हीं के पार्टी के पुराने साथी हैं, अगर वो कह रहे हैं कि मेरे साथ इतना पैसा इन्होंने गड़बड़ किया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो तब करेंगे ना कि जब ये जिनसे पैसा लिया है वो उसका कहीं हिसाब दिया हो। वही तो कह रहे हैं कि हमसे जो पैसे लिए वो कहाँ है, किस खाते में, ये हमें बताएं। जब ये खाते में डालेगा इन्वेस्टिगेशन तो तब करेगी। आप कह रहे हैं कि वो आरोपों की राजनीति करते हैं और खुद जब अपने पर आरोप लगते हैं तो उसका कोई जवाब नहीं देते हैं। बिल्कुल, और वो भी आरोप भी वो इसलिए सीधा प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगाते हैं ताकि मीडिया में खबर बने और जो उसके अपने आरोप उसमें छुप जाएं, मगर हकीकत ये जो है वो उनको सामने लानी ही होगी। और केजरीवाल दोषी हैं ये उनकी पार्टी के लोग कहते हैं, और जब तक वो अपनी बात, अगर हम पे कोई आरोप लगता है तो हम जनता के दरबार में जाके उसकी सफाई भी देते हैं, उसकी सच्चाई भी बताते हैं, मगर ये क्यों नहीं बताते? जो पहले वो कह रहे थे कि हम लिस्टें वो वेबसाइट पे डालेंगे, ये करेंगे, क्यों नहीं डाल रहे उनके जो उन्होंने भ्रष्टाचार के रूप में पैसे इकट्ठे किए? और सीधा सीधा दोषी है वो केजरीवाल है। जी जी। क्या विजय जी, आपको लगता है कि ड्रग्स पंजाब में मुद्दा नहीं है, इशू नहीं है, ड्रग्स समस्या नहीं है और इस कारण जो है कोई इशू भी नहीं है पंजाब में? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते। मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया में कोई मोहल्ला, कोई शहर, कोई प्रदेश, कोई देश, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है जहां ड्रग्स नहीं है। और पंजाब भी इससे अछूता रहेगा ऐसा भी नहीं है। मगर मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से यही केजरीवाल ने पंजाब को बदनाम करने की कोशिश की, आज उसी के पार्टी के लोग यही कह रहे हैं कि केजरीवाल और केजरीवाल के साथी सब नशों में ग्रस्त हैं, ड्रग लेते हैं। और ये भी उन्होंने ही कहा है, हम नहीं कह रहे कि वो नशों में ग्रस्त लोग भेजे हुए हैं। हम ये कह सकते हैं कि पंजाब नशे की ग्रस्त में नहीं है, ऐसा नहीं मैं कह सकता, मगर ये भी कहूंगा कि जिस तरह से बदनाम कर रहे हैं उसकी अगर बाकी प्रदेशों से या बाकी देशों के साथ अगर उनकी तुलना करें तो पंजाब का जो नंबर है बहुत पीछे आएगा। आज अगर देखें तो जहां जहां नशेड़ी बढ़े हैं, आपने भी देखा होगा,
वो रेप पार्टियां जो होती हैं वो नशेड़ी लोग करते हैं, और जहां नशेड़ियों की गिनती ज्यादा होती है वहां पर रेप पार्टियां स्टार्ट होती हैं। आपने पंजाब में कभी भी रेप पार्टी नाम की चीज नहीं देखी होगी, मगर अगर वही अगर बात करें दिल्ली की या दूसरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज की, तो उसमें वो आगे हैं। आज अगर ड्रग्स के कारण, क्योंकि इसको मैं केंद्र में मंत्री हूं और इसी विभाग से संबंधित भी हूं और इस काम को मैं सीधे तौर पे देखता भी हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो ग्राफ दिल्ली का है, अगर उसकी परसेंटेज के हिसाब से देखें तो दिल्ली पंजाब से नशेड़ियों में ज्यादा आगे है, और उसकी कारण सिर्फ और सिर्फ अगर देखें तो केजरीवाल है। जी, तो आप कह रहे हैं कि दिल्ली जो है नशे में पंजाब से कहीं ज्यादा आगे है? जी, और उसका कारण भी केजरीवाल है, क्योंकि उसने बजाय के ठीक करने के उसने और ठेके खोल दिए। अब एक भी काम ऐसा बताएं जो उन्होंने नशा खत्म करने, जो नशे में ग्रस्त करने के लिए उसने किया हो। मुझे मालूम है कि हमने पंजाब में जब महिलाओं को नशा मुक्ति केंद्र और पुनर्वास केंद्र खोला था तो इसका उसने इशू बनाया। मैं तो गर्व से कह सकता हूं कि हमने तो किसी को ठीक लाइन पे और मुख्य धारा में लाने के लिए काम किया है। उन्होंने तो ठेके खोल के महिलाओं के लिए अलग से ठेके खोलकर उनको और इसमें इन्वॉल्व करके उनको और नशेड़ी बनाने के बीच में उन्होंने, सरकार ने सीधा सीधा प्रयास किया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि उसकी करनी और कथनी में अलग बहुत अंतर है, और वो पंजाब को आएगा तो पंजाब को भी उससे ज्यादा बड़ा नशेड़ी बनाएगा। और ये रेप पार्टियां भी वो जैसे दिल्ली में उन्होंने कोई काम नहीं किया इसको रोकने के लिए, पंजाब में और बढ़ाएगा, मैं तो ये कहूंगा, और लोग इसको पूरी तरह से समझते भी हैं। जी।